हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 27। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो बाथरूम में अपने दोनों हाथों को वॉल में पॉन्स करता है, जिसके वजह से उसके दोनों हाथ पूरी तरह रेड हो गए थे और उसमें से थोड़ा सा खून भी निकलने लगा था। अब आगे की स्टोरी, इबो जो बाथरूम में था उसके कान में बहुत सारे आवाज़ें गूंजने लगता है, जिसे वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं बचपन से बस प्यार और केयर की चाहता था, मगर हमेशा मुझे दर्द क्यों मिलता है। अब वो कंटिन्यूस रो ही जा रहा था। रोने के वजह से उसकी आंखें पूरी तरह रेड और स्वेलन हो गए थे। वो अभी बड़ी जोर से रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि वो भी दर्द में है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। बस वो अपने आप को ही ब्लेम कर ही जा रहा था। दूसरी तरफ हॉल में जॉन और ग्रानी एक सोफे पर बैठे हुए थे। जॉन पोटैटो चिप्स खाते हुए कहता है, थैंक यू ग्रानी। ग्रानी कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बेबी बॉय थैंक यू कहने के लिए। तुम जानते हो इबो एग्जैक्टली अपने पापा की तरह है। मुझे याद है जब उनके पेरेंट्स की शादी हुई थी, उसकी माँ हमेशा मुझे कंप्लेन करते थे कि उसके हस्बैंड उसे प्यार नहीं करते, वो रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है। मगर ये कंप्लेन आगे जाकर कम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा केयरिंग और जेंटलमैन थे, जैसे परफेक्ट हस्बैंड की तरह। तुम जानना चाहते हो कैसे? जॉन नोट करता है। ग्रानी कहते हैं, ये ओवरेड सी ट्रेड उनके वांग जनरेशन में हर किसी के पास होता है। एटलीस्ट हर बेबी के पास एक तो होता ही है, जैसे ये इबो के पास है, मगर हाइकॉन के पास नहीं है। जॉन कहता है, कैसी ट्रेड? ग्रानी कहते हैं, इबो उसके पापा जैसा है। उसके पापा भी कभी अपनी फीलिंग, प्यार या नफरत को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। वो हमेशा ऐसे दिखाते थे जैसे वो बहुत ज़्यादा मैच्योर मैन है, मगर उनका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक है, जो बहुत जल्दी टूट भी जाता है। उन लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर बेटा तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे समझने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके फेस के एक्सप्रेशन को समझने के लिए, इसकी इमोशन को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्रैनी ये सारी बातें जॉन के हेड को केयर करते हुए कह रहे थे। वो दोनों अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जैसे खो गए थे। उसी समय इबो पीछे से कॉप करते हुए उन लोगों के पास खड़ा हो जाता है। ग्रैनी और जॉन इबो की तरफ देखने लगते हैं। ग्रैनी कहते, ओ इबो, तुम यहाँ पर आओ आओ सामने बैठो। इबो उन दोनों की तरफ घूर के देखने लगता है और वो जॉन के अपोजिट साइड में जाकर बैठ जाता है। ग्रानी कहते हैं, इबो मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। ठीक 1 घंटे बाद तुम दोनों अपने हनीमून ट्रिप के लिए जा सकते हो। ये मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। बस तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ भेज रहा हूँ। उस डेस्टिनेशन पर बस तुम ही जा सकते हो। रानी गिगल करते हुए कह रहे थे। इबो बस नोट करता है। जॉन्स थोड़ा सा सेंस करता है कि इबो के साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो वो अपने सीट से खड़े होकर इबो के पास जाकर बैठ जाता है। ग्रानी उन दोनों की तरफ देखते हैं और वो न्यू कपल को वहाँ पर कुछ प्राइवेसी देते हुए वो वहाँ से किचन रूम की तरफ चले जाते हैं। जॉन इबो के करीब जाकर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसके दाहिने हाथ को पकड़ते हुए उसे देखने लगता है। इबो अपने सेंस में वापस आता है जब उससे अपने हाथ पर एक दूसरे का हाथ की महसूस होता है और वो जॉन के हाथ की तरफ देखने लगता है। इबो जॉन की तरफ बिना देखे उसके रिस्ट को वो केयर करने लगता है। जॉन को याद आता है कि उसकी ग्रानी ने कुछ देर पहले उसे क्या कहा था कि उसके फेस में पूरी तरह एक्सप्रेशन लेस है, उसे खुद पढ़ना पड़ेगा। वो इबो के फेस की तरफ देखने लगता है। वो समझने की कोशिश कर रहा था। उसका फेस पूरी तरह पेन में था। वो समझ जाता है इबो अभी गिल्टी में है। जो कुछ देर पहले उसे हर्ट किया था, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में है। इबो बुरा इंसान नहीं है। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। वो बस कंफ्यूज है। जॉन इबो के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसे लिटरली स्क्वीज करते हुए कहता है, डोंट वरी इबो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। इबो जॉन की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? वो चाहता था वो कोल्ड में कहे, मगर वो बस विस्पर करता है। जॉन कहता है, मगर
मैं चाहता था। वो एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कह रहा था। वो अपने दोस्त को हंसते हुए देखना चाहता था। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मगर इन कुछ दिनों में इबो का फेस पूरी तरह कोल्ड और गुस्सैल हो गया था। इबो जैसे ही जान को मुस्कुराते हुए देखता है, वो दूसरी तरफ मुंह करके अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर जान उसके दोनों हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है। इबो जान की तरफ घूर के देखने लगता है, जैसे बहुत सारा सवाल था उसके मन में, मगर वो कुछ कहे उससे पहले जान उसके हाथ को छोड़कर उसे टाइटली गले लगा लेता है। इबो पूरी तरह कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जान क्या कर रहा है, मगर जान जब उसके बहुत ज़्यादा करीब था, वो उसे कुछ कहना चाहता था, मगर जान उसे कुछ कहने की मौका भी नहीं दे रहा था। वो उसे टाइटली गले लगा लेता है। इबो जान से थोड़ा सा अलग होना चाहता था, मगर जान की बॉडी से उसे जो वार्म मिल रहा था उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसी वजह से इबो भी उसके नेक पर अपने सर रखते हुए उसे टाइटली गले लगा लेता है और उसके बॉडी से जो स्ट्रॉबेरी के फ्रेग्रेंस से आ रहा था वो स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। जहान की बॉडी पूरी तरह स्टॉप हो जाता है जब उसे इबो की वार्म ब्रेथ उसके बेयर स्किन पर फील होता है, मगर फिर भी वो कहता है, इबो सब कुछ ठीक है। इबो विस्पर करते हुए कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है। जैन इबो के हेड को केयर करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, तो फिर हम सब कुछ ठीक कर देंगे। वो दोनों एक दूसरे को इतनी ज़्यादा टाइटली गले लगे हुए थे कि जैन इबो के फास्ट हार्ट बीट को वो फील कर सकता है। इबो जो पूरी तरह रेस्टलेस था, इबो अभी भी अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, एक छोटे बच्चे की तरह। वो कहता है, रियली? जैन कहता है, हाँ, और अपने आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है, मुझे नहीं पता क्यों, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम दर्द में हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज के बाद तुम कभी भी सफ़र में नहीं होगे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, एक दोस्त की तरह। उसी समय ग्रानी हॉल के अंदर आ जाते हैं और अपने मन में सोचते हुए मुंबस करते हुए कहते हैं, ओ माय बेबीज़, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो। मैं रियली में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मगर मुझे करना पड़ेगा। तो ग्रैनी उन दोनों के पास आकर कहते हैं, हे लवर्स, अपने रूम के अंदर जाओ। यहाँ पर एक सिंगल लेडी भी रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो एक अननोन की साउंड में कहे, मगर वो फनी तरीके से कहते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह। इबो और जान जो दोनों एक दूसरे को टाइटली गले लगे हुए थे, जैसे ही ग्रानी की आवाज़ सुनते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जान जो अभी भी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, मगर इबो खड़ा हो जाता है। जान या फिर ग्रानी को बिना देखे वो चारों तरफ देखने लगता है। ग्रानी और जान जो चीज़ नोटिस करते हैं, जान जैसे ही ग्रानी की तरफ देखता है, ग्रानी चिढ़ाते हुए उसे हंसने लगते हैं। जान खुद को समझ नहीं पा रहा था कि वो इतने ज़ोर से प्लस क्यों कर रहा था। वो नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके सामने जो सेमलेस ओल्ड लेडी थे, उससे वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। ग्रानी के हाथ में एक पेपर बैग था, तो ये वो कहता है, आपके हाथ में क्या है? ग्रानी कहते हैं, ये बस एक छोटा सा गिफ्ट है तुम दोनों के लिए, मगर तुम अभी इसे नहीं खोल सकते। जैसे ही तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, तुम इसे खोल के देख सकते हो। वो जान की तरफ दे देते हैं। जान एक स्माइल देते हुए अपने गिफ्ट को ले लेता है और वो दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। रानी ने हनीमून के प्लेस को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपनी तरीके से उस प्लेस को ढूंढ ही लेता है जो शिमला था। वो मुस्कुराता है। उसे पता था एक दिन उसे ग्रानी ने कहा था, ये उनके पेरेंट्स का हनीमून ट्रिप था और वो वही सेम डेस्टिनेशन उनके भी है। कुछ देर बाद वो दोनों पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। इबो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को फिक्स कर रहा था। जान उसे कंटिन्यूसली देख ही रहा था। वो मन में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। अगर तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो और ज़्यादा हैंडसम दिखोगे। चाहे तुम कितनी भी क्राउड में खड़े हो जाओ, तुम
सबसे अलग दिखोगे। इब्बो को जैसे ही रियलाइज होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है मगर कुछ भी नहीं कहता। मगर जान उसे रियलाइज हो जाता है कि अभी वो क्या बड़बड़ा रहा था। वो पूरी तरह प्लस हो जाता है और वो इब्बो से पीछे की तरफ देखकर कहता है, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर वो उस रूम से दौड़ के बाहर की तरफ चला जाता है। जहान की ऐसी बिहेवियर देखकर इब्बो बहुत ज़्यादा वर्रिड फील करता है। जहान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरता, वो मुझे नफरत नहीं करता। क्यों जहान, तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो? मेरे लिए इतने ज़्यादा नाइस क्यों हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारे पापा को लेकर मैं तुम्हें ब्लैकमेल भी किया। तुम्हारे ये खाली दिमाग में क्या चल रहा है? ये वो सोचते हुए वो नीचे की तरफ जाने लगता है। अब 2 बज चुके थे। वो दोनों वांग मैंसन से बाहर की तरफ चले जाते हैं अपनी पर्सनल जेट की तरफ। जहां जब पूरी तरह टायर्ड हो गया था, इसी वजह से वो जैसे ही जेट के अंदर बैठता है वो सो जाता है। ये वो अपने लैपटॉप निकाल कर अपने कुछ ऑफिस वर्क कम करने लगता है। अब 9 बज चुके थे। वो दोनों शिमला पहुंच चुके थे। इबो और जान दोनों जेट से नीचे उतरते हैं। इबो आगे आगे चलने लगता है। जान भी इबो को एक छोटे बच्चे की तरह उसे फॉलोअप करने लगता है। वो दोनों अपने कार के पास पहुंच जाते हैं। इबो जेंटलमैन की तरह कार के डोर ओपन करता है। जान पूरी तरह फ्लश हो जाता है, एक रेड टमाटर की तरह, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो कार के अंदर बैठ जाता है। इबो भी कार के अंदर बैठ जाता है। अब ठीक 10 बजे वो दोनों अपने विला के अंदर पहुंच जाते हैं जिसे ग्रानी ने पूरी तरह डेकोरेटिव किया था। जहान कहते हैं, वाह ग्रानी, ये प्लेस तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सारी बातें कहते हुए वो विला को चारों तरफ देखने लगता है। हिप्पो कहता है हाँ, और वो भी विला को चारों तरफ देखने लगता है कि ग्रानी ली ने इस घर को कैसे डेकोरेटिव किया है। अब वो दोनों विला के अंदर आ जाते हैं। सर्वेंट जो उनका लगेज लेकर उनके रूम के अंदर पहुंचा देता है। अब वो दोनों वहाँ पर अकेले थे। जहां जो सोफा पर बैठा हुआ था, हिप्पो किचन रूम से पानी लाकर उसे देता है। जहान कहता है थैंक यू। हिप्पो उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो दोनों पूरी तरह साइलेंस बैठे हुए थे। जहान अपने मन में सोचते हुए डर जाता है कि ग्रानी ने इस हॉल को इतने सुंदर डेकोरेटिव किया है तो फिर बेडरूम की क्या हालत किए होंगे। ऑफ कोर्स वो ग्रानी ने सर्वेंट को कहकर एक न्यू कपल हनीमून की तरह उस पूरे घर को पूरी तरह डेकोरेटिव किए थे। इब्बो भी इस बात पर श्योर नहीं था कि वो भी क्या करे। अब वो दोनों भी रेडी नहीं थे बेडरूम के अंदर जाने के लिए। फिर भी इब्बो अपने आप को काम डाउन करते हुए कहता है, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग डिनर करेंगे। सर्वर ने डिनर ऑलरेडी बना दिया है। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जान जो पूरी तरह नर्वस हो गया था, वो अपने मन में सोचता है, इब्बो इतनी जल्दी में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, मेरी पुअर वर्जन बॉडी। वो भी इबो को फॉलो करते हुए रूम की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में देखता है इबो जो डोर के पास खड़ा हुआ था वो घर के अंदर नहीं जा रहा था। जैन इबो के पास जाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, कुछ हुआ है क्या? ये कहकर वो रूम की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो रूम की नज़ारा देखता है वो पूरी तरह शॉक में हो जाते हैं। उस रूम की डेकोरेटिव देखकर वो दोनों पूरी तरह शॉक हो गए थे। उन दोनों की डिजायर को जगाने के लिए ये रूम डेकोरेटिव पूरी तरह काफ़ी था। वो दोनों ही मेन थे। उनके मन में ये नेचुरल थॉट आना तो स्वाभाविक था। वो दोनों एक दूसरे से लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गए थे, मगर ये वो अपने आप को संभालते हुए उस रूम के अंदर चला जाता है। जहां जो पूरी तरह ऑकवर्ड फील कर रहा था, वो कहता है मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। ये कहकर वो दूसरे कमरे की तरफ जाने ही वाला था कि इबो कहता है नहीं, मैंने सारा घर ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, सारे रूम लॉक है और सर्वेंट भी यहाँ से चले गए हैं। अभी ऑलरेडी नाइट हो चुका है, हमें यहीं पर ही सोना पड़ेगा। जान उस रूम से भागने की कोशिश करते हुए कहता है ठीक है, तो फिर मैं हॉल में सोफा के ऊपर सो जाऊंगा।
इबो उसके हाथ को पकड़ लेता है और रूम के अंदर खींचते हुए डोर को क्लोज कर देता है। जैन पूरी तरह नर्वस हो गया था। वो इबो की तरफ देखने लगता है, मगर इबो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आने लगता है। जैन जब पूरी तरह नर्वस हो गया था, वो पीछे की तरफ जाने लगता है। उसकी बैग जाकर वॉल में हिट हो जाता है, मगर इबो उसकी तरफ बढ़ते हुए पूरी तरह करीब आ जाता है। जैसे ही जहान को फील होता है कि इबो उसके फेस के पूरी तरह करीब आ चुका है, वो पूरी तरह नर्वस हो जाता है और वो अपने आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। इबो स्मेल करते हुए उसके ईयर के पास चला जाता है और उसे उस पर करते हुए कहता है, तुम पहले शावर ले लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही इबो की बात उसके कान में बजता है, उसकी बॉडी पूरी तरह नम हो जाता है। कुछ ही सेकंड में उसे रियलाइज होता है कि इबो थोड़ी सी पीछे की तरफ गया है, तो जैन अपने आंखें खोलकर वॉशरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। अब इबो स्मिक करता है। अब बाथरूम के अंदर जैन अपने मन में सोचता है, उसने अभी क्या कहा, हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसका क्या मतलब है। 30 मिनट्स के बाद जैन बाथरूम से बाहर की तरफ आता है। वो एक ब्लू कलर का स्वेटर और स्वेट पैंट पहना हुआ था। इबो जो बेड के ऊपर बैठकर फ़ोन को चेक कर रहा था। जैन पूरे घर की तरफ देखता है, जो रूम पूरी तरह नीट एंड क्लीन था। जो गुलाब का पंखुड़े थे वो सब क्लीन हो चुके थे। इबो ने पूरे घर को क्लीन कर दिया था, यहाँ तक कि बेड को भी क्लीन कर दिया था। तो जैन एक फेक से कप लेते हुए इबो के अटेंशन पाने की कोशिश करता है। जैसे ही इबो जैन की तरफ देखता है, उसकी सांसें कुछ ही सेकंड के लिए से पूरी तरह रोक ही गया था। वो अपने मन में सोचता है, इसने बाथरूम से आने से पहले अपने बालों को सुखा नहीं सकता था। और वो अपने हार्ट को गालियाँ देने लगता है कि वो इतने ज़ोर से बीट क्यों कर रहा है, जैसे कल आना ही बंद हो गया है। इबो जैन की तरफ आता है और कहता है कि तुम अपने बालों को सुखा नहीं सकते थे, या फिर तुम कुछ। इबो और कुछ कहे, जैन उसके बात को काटते हुए कहता है, क्या और कुछ इबो, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा। इबो उसके हाथ को पकड़ लेता है और डीप वॉइस में कहता है, ये मेरी बिजनेस नहीं है, मुझे इस सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसके हाथ को जोर से छिटकते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। जैन वो जस्ट इबो की तरफ देख रहा था। जैसे ही वॉशरूम का डोर क्लोज होता है, वो दुखी हो जाता है और वो बालों को सुखाते हुए नीचे की तरफ आ जाता है, किचन रूम की तरफ। ठीक 45 मिनट्स के बाद इबो नीचे की तरफ आ जाता है। जैन उन दोनों के लिए खाना सर्व करता है। जैन कहता है, मुझे भूख लगी है, चलो हम लोग डिनर करते हैं। ये कहकर वो खाना सर्व करने लगता है, मगर इबो को ऐसा फील होता है जैसे कुछ तो गलत है। वो जैन की तरफ देखने लगता है और जैन के हाथ को पकड़ते हुए उसके चीज़ को पकड़कर अपनी तरफ फेस करता है। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सी रेड और पूरी तरह स्वोलन हो गया था। जहान कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मगर इबो कुछ भी नहीं कहता। कुछ देर उसके फेस को से देखने के बाद इबो उसकी चीज़ को छोड़ देता है और कहता है, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। ये कहकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और दोनों पूरी तरह साइलेंस से खाना खाने लगता है। इबो बीच बीच में जैन की तरफ देखने लगता है। जैन एक ग्रीन चिलीज को चबाते हुए कम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो इबो की तरफ देखकर एक मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था, कैसे इबो की हालत हो गया था, कैसे वो चिल्लाया था। इबो जैसे ही एहसास होता है जैन उसकी तरफ देखकर हंस रहा है, वो इरिटेट होते हुए कहता है, क्या फनी है। जैन सडनली हंसी को बंद कर देता है और कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये कहकर वो दोनों पीसफुली खाना खाने लगते हैं। अब बेडरूम में जैन जैसे ही देखता है इबो बाथरूम चला गया है, वो चुपके से अपनी हर्बल मेडिसिन को खाकर बेड पर सो जाता है। इबो भी कुछ ही देर में आकर उसे जॉइन करता है। वो दोनों बेड के दोनों अपोजिट साइड में सोए हुए थे। सडनली जैन उठ जाता है और टेबल लैंप को स्विच ऑन कर देता है। इबो कहता है, क्या हुआ। जहान कहता है, मैं ग्रानी ने जो गिफ्ट दिया था मैं उसे चेक करना चाहता हूँ। इबो कहता है, अब लेट हो गया है, तुम कल सुबह देखना। मगर जैन पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं, मुझे अभी ही देखना है। इबो कहता है, ठीक है, मगर अपने फेस को ऐसी बदसूरत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें जो मर्जी वही करो, मगर बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर वो सो जाता है। जान कहता है, क्या, कौन अगली है? तुम्हें पता है मेरी फेस देखने के लिए लोग कितने मरे जा रहे हैं। मुझे सभी कहते हैं मैं अनटेम्प्ट के जो हीरो वही सुने मैं उसकी तरह देखता हूँ, और तुम मुझे बदसूरत कह रहे हो। वो ये कहकर उस पेपर बैग को ला देता है और बेड के ऊपर बैठकर वो पेपर बैग को खोलने लगता है, जिसमें एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग था। जैसे ही उस बैग को वो खोलता है, कुछ ही सेकंड में चिल्लाते हुए उस बैग को दूर फेंक देता है और कहता है, ओह गॉड, ये क्या है? ईपो जैसे ही जान के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, वो उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ? उसकी हुई आंखें वो उस चीज़ पर देखता है जो बेड के ऊपर पूरी तरह फैला हुआ था। वो जान की तरफ देखने लगता है। अब वो दोनों पूरी तरह ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गए थे। ईपो अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है, ओह शिट। जान पूरी तरह एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि उस बैग को उसने नहीं ओपन किया था, और ये सब किसकी जिम्मेदारी वही खुद है। आज की पार्ट्स मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।